इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब अपना चेंज होता है। देन उसके बाद अपन ने क्या देखा था, अपन कितने तरीके की इलास्टिसिटीज पढ़ेंगे, 5 तरीके की इलास्टिसिटीज पढ़ेंगे। कौन सी? हमको प्राइस इलास्टिसिटी पढ़नी है, इनकम इलास्टिसिटी पढ़नी है, क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़नी है और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी पढ़नी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, टोटल आउटले मेथड। अब देखो यहाँ पर अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि हर प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से प्राइस चेंज की तरफ रिस्पॉन्ड करता है, और ये जो रिस्पॉन्स होता है वही क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। फिर इसके बाद में अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था प्राइस इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये अपन ने 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लिए थे कि अपना इलास्टिसिटी की वैल्यू इतनी आ रही थी, मतलब -0.5 आ रही थी और एक जगह -2 आ रही थी। ठीक है, इससे हमको पता लगा कि अपनी जो डिमांड है ना वो कितने नंबर से चेंज होगी, ये इलास्टिसिटी बताती है, राइट। इलास्टिसिटी से पहले तक अपन बस ये देख रहे थे कि हाँ डिमांड चेंज होगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, बस इतना सा देख रहे थे। बट कितने से कम होगी या कितने से बढ़ेगी वो हमको इलास्टिसिटी ने बताया। ठीक है, फिर अपन ने ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो आती है इसका मतलब क्या है वो देखा था, राइट। सो सबसे पहला अपना इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0 यानी कि नो चेंज, बिल्कुल इलास्टिक नहीं है डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक है, अपनी डिमांड कोई चेंज शो नहीं कर रही है, जैसे कि किधर होता है, एलपीजी के केस में होता है। आज सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए, हम जितना मिनिमम क्वांटिटी सिलेंडर अपने घर में आता है उतना तो हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल एक्सट्रीम ऑपोजिट केस अपन ने क्या देखा था, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब बहुत एक्सट्रीम चेंज आ रहा है। आप अगर प्राइस में स्लाइटेस्ट चेंज करते हो, स्लाइटेस्ट चेंज का मतलब इवन इफ ₹1 का चेंज अगर आप प्राइस के अंदर करते हो तो आपकी डिमांड में चेंज आ जाएगा, 0 हो जाएगी आपकी डिमांड। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखा था अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का। ठीक है, दोनों पर सेम जीन्स मिल रही थी 2000 रुपए की, जैसे ही अमेजॉन ने उस जीन्स को 2001 रुपए करा, हमने अमेजॉन से जीन्स नहीं खरीदी और किससे खरीद ली, फ्लिपकार्ट से। ठीक है, फिर अपन ने एक केस देखा था इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 का, जहां चेंज इन डिमांड बराबर चेंज इन प्राइस होता है। देन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के अंदर क्या होता है अपना, चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि अपनी प्राइस कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स शो कर रही है प्राइस के, अपनी डिमांड कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स शो कर रही है प्राइस के कंपैरिजन में, और यहाँ रिलेटिवली इन इलास्टिक यानी कि डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्स शो नहीं कर रही है। ठीक है, एक चीज देखी थी अपन ने, फ्लैटर द कर्व ग्रेटर द इलास्टिसिटी। कर्व जितना ही फ्लैट होता रहेगा, देखो जब इन इलास्टिक था ना परफेक्टली, तो अपना कर्व ऐसा था, वर्टिकल था। ठीक है, जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ती गई ऐसे अपना कर्व फ्लैट होता गया, और जब इनफाइनाइट हुई तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में क्या बताया था कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है एग्जाम पर्पस के लिए, बिकॉज कोएफिशिएंट अपना हमेशा नेगेटिव में निकलेगा। क्यों, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, और इस नेगेटिव साइन को अपने को एग्जाम पर्पस से इग्नोर करना है। अगर क्वेश्चन ने बोला है कोएफिशिएंट निकालो तो ही नेगेटिव साइन को कंसिडर करेंगे, और कुछ नहीं बोला। कोएफिशिएंट का परफेक्ट मतलब होता है ये जो डिग्री आप निकालते हो ना, आप एक वैल्यू बताते हो कि जो 2 आया, ये 2 किसका है, पॉजिटिव का 2 है कि नेगेटिव का 2 है, तो कोएफिशिएंट अपने को पॉजिटिव नेगेटिव बताता है। ठीक है, एक प्रॉपर डिग्री, एक प्रॉपर वैल्यू बताता है। ऐसे तो हम बोल देंगे 2 आया, भाई 2 क्या, नेगेटिव का 2 की पॉजिटिव का 2। ठीक है, और क्वेश्चन जब तक कुछ नहीं बोलता तब तक हमेशा क्या कैलकुलेट करनी है, प्राइस इलास्टिसिटी। फिर अपन ने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स देखे थे इलास्टिसिटी के। ठीक है, ये रिवाइज कर लेंगे अपन, हो जाएगा। तो 9 डिटर्मिनेंट्स थे। देन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलती है, एक कमोडिटी की डिमांड दूसरी कमोडिटी की प्राइस पे कैसे इफेक्ट होती है। इसमें अपन ने सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री का देखा था, फॉर्मूला सेम वही था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन
प्राइस, बस दो अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी में देखा था इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी, पॉजिटिव, ठीक है। ये किस केस में होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स यानी कि लग्जरी एंड नेसेसिटी। नेसेसिटी के केस में तो कैसे बढ़ेगी अपना, 0 से तो ज्यादा रहेगी लेकिन 1 से कम रहेगी, बिकॉज अपन एक लिमिट तक ही अपनी नेसेसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। और लग्जरी के केस में तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अपन लग्जरी को ज्यादा लेंगे। 0 कब होती है? जब कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बात कर रहे हो जो अपने कंजम्पशन पैटर्न में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव किस केस में होता है? इंफीरियर गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स यानी कि जो आपकी नजरों में लो क्वालिटी गुड बन चुका है। फॉर्मूला चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम। फिर अपन ने टोटल आउटले मेथड देखा था, इसमें 3 सिचुएशन थी। एक बार एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक बार सेम रह रहा है, एक बार कम हो रहा है। जब एक्सपेंडिचर सेम है तो इलास्टिसिटी 1, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1, ठीक है। इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है? कोई फॉर्मूला नहीं है और हमें केवल ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1 पता लग सकता है इलास्टिसिटी का। फिर अपन ने पॉइंट इलास्टिसिटी देखा था। अच्छा, इधर ना इसका एक अदर नेम भी लिख लो। पॉइंट इलास्टिसिटी को अपन ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं, और ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी को अपन ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या देखा था? सिंपली जब आपका चेंज बहुत ही माइन्यूट अमाउंट का होता है ना, बहुत कम अमाउंट का, तो अपन पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं और एग्जाम पर्पज से इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, प्रैक्टिकली सॉल्व करने का कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं आता अपने पास, ठीक है। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी या फिर आर्क इलास्टिसिटी। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा कि आपको आर्क इलास्टिसिटी कंप्यूट करनी है। इसमें अपन कब कंप्यूट करते हैं? जब प्राइस का चेंज थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। जब प्राइस का चेंज कैसा हो? थोड़ा सा ज्यादा हो। फॉर्मूला अपने सामने ये था ही, डिमांड को प्लस, डिमांड को माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। फिर अपन ने लास्ट में देखी थी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। क्या बोलता है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी? कि आपका एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या चेंज आ रहा है डिमांड के ऊपर। चलो अब अपन अपने लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जो कि क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अपन एक बार मॉड्यूल से गो थ्रू कर लेंगे कि हाँ सारी चीजें अपन ने कवर अप कर ली है। डिमांड फोरकास्टिंग मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा। चलो नया और लास्ट टॉपिक, डिमांड फोरकास्टिंग। नाउ देखो क्या होता है फोरकास्टिंग। ये हट क्यों रहा है? एक मिनट। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे थे आप? डिमांड फोरकास्टिंग का अच्छा चलो डिमांड छोड़ो अभी, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? बस इतना से बता दो मुझे तो। भविष्यवाणी, यस संभव। फोरकास्टिंग का मतलब बिल्कुल ये थोड़ा पता लगाना, आगे के फ्यूचर को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना, ठीक है। तो डिमांड की भी अपन फोरकास्टिंग करके चलेंगे ना। आज अगर आप मान लो कोई बिजनेस अगर कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो या अपन गवर्नमेंट को ही ले लेते हैं, तो डिमांड का पता लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, है ना। एक आज जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपकी सेल्स चल रही है 100, 200, 300। अब आप 2022 के अंदर पता तो लगाना चाहोगे ना कि यार मेरी इस साल कितनी सेल्स होगी, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग फिर आप रॉ मटेरियल लेकर के आओगे। आपका जो प्रोडक्शन होगा वो उसी अकॉर्डिंग होगा, जब आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। जैसे अपन मान करके चलते हैं कि पैटर्न को देखते हुए हम 400 की सेल इस बार हो सकती है, तो ये आपने क्या लगाया? एक अंदाजा लगाया, एक आइडिया लगाया, और इसी आइडिया को क्या बोलते हैं अपन?
डिमांड फोरकास्टिंग। लेकिन ये आइडिया इतना इजी नहीं होता कि हाँ ठीक है 100 200 300 400 अगली बार 500, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स को हमको इस्तेमाल करना पड़ता है इसको डिमांड फोरकास्टिंग को करने के लिए। तो देखो फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है। फोरकास्टिंग इज द आर्ट एंड साइंस। नाउ आर्ट एंड साइंस क्यों बोला गया फोरकास्टिंग को? आर्ट यानी कि कला, फोरकास्ट करना एक कला ही तो है ना। साइंस मतलब देखो थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है, साइंस इज व्हाट योर थियोरेटिकल नॉलेज प्लस उसको एक्सपेरिमेंट भी आता है साइंस के अंदर, राइट। साइंस में अपने एक्सपेरिमेंट भी इंक्लूड होते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग में अपन एक्सपेरिमेंट ही तो करते हैं, अपन एक तुक्का ही तो लगाते हैं कि हाँ ठीक है इतनी हो सकती है। और कैसे लगाते हैं? कुछ फोरकास्टिंग के मेथड्स यूज करके लगाते हैं। और आर्ट क्यों बोला गया है? आर्ट मतलब चीजों को प्रैक्टिकली करना, ठीक है। तो साइंस बोला बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे मेथड्स, एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट्स को आप क्या करो, एक्चुअली में कंडक्ट जब करते हो, एक्चुअली में उसको जब अप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाता है? आर्ट बन जाती है। इसीलिए बोला फोरकास्टिंग इज आर्ट एंड साइंस। किस चीज की आर्ट एंड साइंस? ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट सम फ्यूचर डेट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पैटर्न। ठीक है, आप पुराने पैटर्न्स को एनालाइज करते हुए आगे फ्यूचर के डिमांड को क्या कर रहे हो? फोरकास्ट कर रहे हो, प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, नाउ अब देखो, अब सिंपल अपने को जो पढ़ना है सबसे पहली चीज, नहीं, टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। सबसे पहला अपन इसके अंदर पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। ठीक है, क्या क्या मेथड्स है फोरकास्ट करने के, क्या क्या तरीके हैं? तो देखो इधर साफ साफ लिखा हुआ है, देयर इज नो इजी मेथड और सिंपल फॉर्मूला। कोई सिंपल तरीका नहीं होता। आज जैसे मैंने आपको ऊपर लिख करके बताया ना, हाँ 100 200 300 400 तो अगली बार 500 हो जाएगी, नहीं, कोई ऐसा सर्टेनिटी नहीं होती। आपको प्रॉपर ग्राफ्स के थ्रू पूरा इवैल्यूएट करना पड़ता है। अपने पास्ट के एटलीस्ट आप 5-10 साल के पैटर्न को देखो, और इस कोविड के पैटर्न को भी देखो कि बाय चांस मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी देखो बहुत ही अलग चीज है, हर समय बदलती रहती है। आज अभी करंटली आपको अगर कोई चीज पसंद आ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो कल भी पसंद आए, राइट। तो वो सारे ह्यूमन साइकोलॉजी के पैटर्न को पढ़ना, उन सब को स्टडी करके फिर डिमांड फोरकास्ट करते हैं। तो ये सब बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, एक इजी प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, सबसे पहला तरीका देखो क्या है, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। जो मैं अंडरलाइन करूंगी ना, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वो चीज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, देखो सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन क्या बोलता है। सबसे पहली चीज तो ये क्या है, मोस्ट डायरेक्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि इस मेथड के अंदर ना अपन क्या करेंगे, सीधा बायर को ही जाकर के पूछ लेंगे, हाँ बताओ भाई तुमको क्या चाहिए। जैसे आपने देखा यूट्यूब अपने से सीधा पूछ लेता है, यूट्यूब एक सर्वे करता है ना, जिसको अपन थोड़ी देर बाद स्किप कर देते हैं, स्किप सर्वे। कुछ पूछते हैं ना यूट्यूब की आपका वीडियो क्वालिटी कैसी चल रही है, एवरेज, पुअर, ऐसा समथिंग कुछ करके पूछता है, राइट। तो वो क्या है, यूट्यूब डायरेक्ट आप लोगों से पूछ रहा है। अपन क्या है, यूट्यूब के लिए अपन कस्टमर्स हैं, सीधा कस्टमर से पूछ लेना क्या क्या कहलाता है, कौन सा मेथड, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। आप डायरेक्टली बायर को जाके पूछ लो, बता तेरी इच्छा क्या है, क्या खरीदना है तुझको। ठीक है, और इसीलिए इसको बोला गया है मोस्ट डायरेक्ट मेथड। नाउ इस मेथड के अंदर भी ना कुछ अलग अलग तरीके जुड़े हुए हैं। जैसे आप बायर से जाकर के बात तो कर रहे हो, लेकिन अब जैसे एक बात बताओ, 3 अलग अलग तरीके से आप बायर से बात कर सकते हो। सबसे पहला है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। मानो एग्जाम्पल अपन इसके अंदर लेकर के चलते हैं, कंप्लीट एन्यूमरेशन के अंदर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि अभी जैसे करंटली अपन मान के चलते हैं कि अपनी क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 7-8 बच्चे ही बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग का टाइम है, 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं, या फिर अपन ये मान के चलते हैं 7-8 ही हैं, नया नया कोचिंग स्टार्ट करा है, और सीए फाउंडेशन का आपका क्या हो गया,
रिजल्ट आ गया और क्लियर भी कर गए, ठीक है, पास कर गए सीए फाउंडेशन। तो इन 7-8 बच्चों से, इन सबसे हमने पूछ लिया कि बताओ आप में से कितने बच्चे सीए इंटर में भी यहां से पढ़ाई करोगे। सबसे ही पूछ लिया, बिकॉज बहुत कम नंबर के स्टूडेंट्स थे, है ना। 7-8 बच्चों से तो अपन डायरेक्टली पूछ ही सकते हैं ना, एक एक स्टूडेंट से, कि बताओ आप ही लोग सीए इंटर के अंदर भी यहाँ आओगे क्या। ये यहाँ आओगे क्या, ये बात क्या हुई, हम अपनी डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं कि इंटर के अंदर कितनी डिमांड हो सकती है। तो दिस इज व्हाट, कंप्लीट एन्यूमरेशन। कंप्लीट मतलब आपके जितने भी कस्टमर्स है ना, जो भी आपके कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के, उन सबको पूछ लो। इसे बोलते हैं अपन कंप्लीट एन्यूमरेशन। सबको पूछ लो कि भाई डिमांड करोगे कि नहीं करोगे आगे जाकर के, ठीक है। देखो, नियरली ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स आर इंटरव्यू। अपन सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हमारे सीए फाउंडेशन के पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हो गए, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अपना पहला मेथड किसके अंदर, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन के अंदर। अब सेकंड मेथड, सैंपल सर्वे मेथड। देखो सेकंड मेथड क्या बोलता है, सैंपल सर्वे मेथड। मान लो कि अभी यही ना अपन सीए इंटर की बात करते हैं, ठीक है। सीए इंटर के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, मान के चलते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स हैं और उन 100 स्टूडेंट्स में अब देखो पूरा 6 महीने पढ़ाते हैं, तो आइडिया तो हो जाता है ना कि कौन से स्टूडेंट का कौन सा बैच चल रहा है, मतलब कौन से स्टूडेंट का कितना कैसे ग्रुप बन रहा है। 100 स्टूडेंट्स अगर हैं तो वो आपस में ग्रुप तो बना करके चलेंगे। अब टीचर ने क्या इवैल्यूएट करा कि हाँ इधर जो कोने में एक लड़कियों का ग्रुप बैठता है ना, उसमें से एक लीडर है, सब उसकी बात फॉलो करते हैं, ठीक है। इधर सबसे पीछे जाकर के जो लड़कों का ग्रुप बैठता है ना, उसमें एक इंसान ऐसा है जिसकी बातें सब फॉलो करते हैं ना। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं क्लास के अंदर ही। तो टीचर क्या करेगा, वो ग्रुप का जो लीडर है ना, जो सरदार है वो ग्रुप का, सीधा उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, और उसको पूछ लेंगे कि बता भाई तू आएगा क्या या तू आएगी क्या। और उससे पता लग जाएगा कि अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हारे दोस्त भी आएंगे, है ना। अगर सरदार आ रहा है, गब्बर आ रहा है, तो पीछे सांबा और कालिया तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, सैंपल सर्वे, यानी कि उन 100 बच्चों में से मैंने गिनती के कोई मान के चलते हैं अपन 10 स्टूडेंट्स उठा लिए, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स उठा लिए और उन 10 को पूछा कि बताओ तुम फाइनल के अंदर आओगे क्या। उन्होंने बोला हाँ, तो मैं मान के चल रही हूँ कि हाँ भाई ये एक इंसान हाँ बोल रहा है, इसके पीछे इसके ये 5 दोस्त तो आएंगे ही आएंगे, है ना। जहां तू जाएगी वहीं चले आएंगे, ऐसे करता रहता है ना, पीछे पीछे चले जाएंगे, ठीक है। जहां तुम पढ़ोगे वहीं हम पढ़ेंगे। तो ऐसे अपन ने एक यहाँ आइडिया लगा लिया। 100 स्टूडेंट्स थे टोटल, उसमें से एक एवरेज लिया मैंने, मतलब एक सैंपल उठाया उसमें से मैंने कि हाँ ये 10 लोग ऐसे हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनकी बात लोग बाग मानेंगे। उनसे पूछा और उनके अकॉर्डिंग अपने डिमांड को फोरकास्ट कर दिया। मैंने बोला कि चलो इन 10 में से ना 5 स्टूडेंट्स ने बोला कि हाँ हम आएंगे, ठीक है। 10 में से कितने स्टूडेंट्स ने बोला, 5 स्टूडेंट्स ने बोला कि आएंगे। तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि 5 यानी कि हर ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो 50 मान के चल, ठीक है। ये एक मैंने आइडिया लगा लिया। किस बेसिस पर, हर एक को जाकर के नहीं पूछा, बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं, क्या पूछे हर एक को जाकर के, राइट। मैंने क्या करा, सैंपल ले लिया। देखो, साइंटिफिकली चूजन सैंपल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। ये साइंटिफिकली तो मैंने पूरा 6 महीने एनालाइज करा था कि किसका कौन सा ग्रुप है, कौन कहाँ बैठता है, कौन रिसेस के टाइम पे एक साथ रहता है, पानी भरने पे कौन साथ में जाएगा, है ना। सारी चीजें एनालाइज करी थी, सब कुछ देख करके, तो पूरा साइंटिफिक तरीके से ये सैंपल निकाला हमने। चलो अब लास्ट है ना, थोड़ा अभी अपन टॉपिक से भटक गए थे, अभी थोड़ा सा टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। थोड़ा काउंसलिंग सेशन अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है। वो राहुल सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, राहुल क्या बात कर रहे थे हम, आप सुन रहे थे हमारी बात।
चलो, आपके मन में भी कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा करियर को लेकर के, राइट? चलो आगे, अब आगे पढ़ते हैं अपन, पढ़ रहे हैं। मैंने ही कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब लास्ट मेथड क्या बोल रहा है, एंड यूज मेथड। एंड यूज यानी कि अपने को नाम से क्या समझ में आ रहा है, फाइनल जो यूजर होगा ना, जो लास्ट यूजर होगा, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, देखिए एग्जाम्पल से समझो इस चीज को। आज जैसे ये ए है, बी है और ये सी मैं, ठीक है, टीचर ले लेते हैं अपन, टीचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। आज ये कौन है, ये है अपना स्कैनर को कंपाइल करने वाला, मतलब वो जो एक साथ उसको करता है ना, एक साथ लगाता है, जो कंपाइलिंग करता है वो है, और ये है प्रिंटिंग वाला, ठीक है, ये प्रिंटिंग वाला इंसान है। अब देखो यहाँ पर ये टीचर को ना पता है कि इसके इस बार वाले बैच में जो स्टूडेंट्स है ना टोटल, वो कितने आने वाले हैं, 50 स्टूडेंट्स आएंगे। मान लेते हैं अपन कि इस बार कितने स्टूडेंट आएंगे, 50 स्टूडेंट्स आएंगे इस बार वाले बैच के अंदर, ठीक है, पता लग गया कि भाई टोटल 50 स्टूडेंट्स आएंगे। 50 कंफर्म है, मतलब ये 50 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर करवा लिया, फाइन। अब ये 50 की जानकारी कहाँ गई, इस बी तक गई कि भाई तुमको कितने स्कैनर कंपाइल करके देना है मुझे, 50। बी ने ये जानकारी किसको दी, ए को, कि भाई तुमको मुझे कितने स्कैनर प्रिंट करके देने हैं, 50, 50 स्कैनर। अब ये 50 स्कैनर ए का क्या है, इनपुट है, क्या है ए का इनपुट, सॉरी 50 स्कैनर ए के लिए क्या होगा, आउटपुट होगा, क्योंकि 50 तो उसको बना करके देने हैं, 50 स्कैनर उसको बना करके देने हैं। नाउ इस 50 के बेसिस पर ए जो है ना वो ये अंदाजा लगा लेगा कि मुझे इनपुट कितना देना है। इनपुट की फोरकास्ट करते हैं अपन एंड यूज मेथड के अंदर, ठीक है, यानी कि ये जो ए है ना, इसे अपने एंड यूजर की डिमांड का पता लग गया कि मेरा जो एंड यूजर है वो कौन है, टीचर। वो टीचर की डिमांड कितनी है, 50 स्कैनर की, तो 50 स्कैनर मुझे बनाने हैं। वो 50 स्कैनर बनाने के लिए मैं कितना इनपुट दूं, तो इनपुट्स की फोरकास्टिंग करते हैं अपन एंड यूज मेथड के अंदर। देखो अपन एग्जाम्पल में स्कैनर को ले रहे हैं, देखो 3 लेवल्स पर डिवाइडेड है। एक इंसान है जो स्कैनर छापता है, जो प्रिंटिंग करता है, अपने नोट्स का एग्जाम्पल ले लेता है ना, स्कैनर यानी कि अपने क्या हो गए, नोट्स, स्कैनर छोड़ो, चलो नोट्स ले लेते हैं, हाँ, एडिट क्या हो जाता है, हाँ, वीडियोस को, उधर पंकज भैया बैठे हैं वो करते हैं वीडियो एडिटिंग, पंकज भैया करते हैं। चलो आ जाओ, अब अपन पढ़ाई करते हैं, है ना। आज मुकुल के दिमाग में इधर उधर की चीजें ही चल रही है, आज मुकुल को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे लगा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, दिमाग में एडिटिंग चल रही है, ठीक है। देखो वापस से समझो इसको, टीचर ने 50 स्टूडेंट्स कंफर्म हो गए, ठीक है। ये इंसान है जो टीचर के नोट्स को क्या करता है, एक जगह वो बांधते हैं ना नोट्स को, मान लो स्टेपल करके देता ही है, ठीक है, वो फर्स्ट पेज लास्ट पेज लगा करके, हाँ ऐसे कंपाइल करके देता है, इसको कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाइल करके देता है। और ये बंदा जो है ना ए, ये छापता है, ये प्रिंटिंग का काम है इसका, तो इसको प्रिंटिंग वाले को पता करना है कि मैं कितने खाली पेजेस लेकर के आऊं। 50 नोट्स का ऑर्डर आ गया, उस अकॉर्डिंग अब ये फोरकास्ट करेगा कि मैं कितना इनपुट डालूं। एक टीचर से 50 का आया है,
तो ये सोचेगा दूसरे टीचर से 100 का आया है, इससे 50 का और आया है, तो टोटल अपना कितना बैठ गया, 200 का ऑर्डर आ गया, 200 नोट्स का ऑर्डर आ गया। उस हिसाब से ये अपने इनपुट्स की डिमांड को फोरकास्ट करेगा कि मैं कितने पेजेस लेकर के आऊं। जरूरत पड़ती है ना पता, देखो फोरकास्ट इज नथिंग बट प्रेडिक्ट करना, एक पता लगाना। कुछ पेजेस खराब भी तो हो सकता है ना, मान लो प्रिंटिंग में कुछ पेजेस खराब हो गए, किसी पेज के ऊपर इंक पूरी फैल गई, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना, खराब हो गया कोई पेज, आते आते रास्ते में कि मान लो वो बोलेगा कि किसी पेज को चूहे खा गए पड़े पड़े, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो वो सारी चीजें ये अंदाजा लेकर के चलेगा कि ठीक है, अगर 200 का ऑर्डर आया है ना, 200 नोट्स का, तो मैं 300 पेज ले आता हूं, ऐसा। ठीक है, देखो स्पेशली यूज्ड इन फोरकास्टिंग डिमांड फॉर इनपुट्स, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनल यूजर, फिर टेक्निकल नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन कि भाई इतना इतना कंज्यूम होगा, जो मैंने आपको बताया टेक्निकल नॉर्म्स, यानी कि कुछ पेजेस खराब हो गए, कुछ पेजेस फट गए अपने में, वो एक जगह करने के चक्कर में फट गए, या जो बी है जो कंपाइलिंग करता है उसने कुछ पेजेस फाड़ दिए तो गलती से, तो ऐसा ये पूरा अंदाजा लेकर के चलेगा। ठीक है, चलो कौन सा मेथड था ये अपना, यस मुकुल, पूरा मेथड समझाओ, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, कंप्लीट मेथड। सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन में क्या पढ़ा अपन ने, बिल्कुल ठीक है। हम्म हम्म पोटेंशियल कस्टमर्स का एक सैंपल अपन ने लेकर के चल रहे हैं और उसके बेसिस पे अपन ने एक अंदाजा लगा लिया। फिर नेक्स्ट क्या था, क्या होता है एंड यूज, हाँ बताना है। हाँ, इसका नहीं समझ आया, बिल्कुल भी नहीं। संभव एंड यूज क्या होता है, एंड यूज मेथड, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हाँ, प्रिंटिंग वाला कोई और है, बिल्कुल। एब्सोल्युटली नॉर्मल लॉस, कोई बात हाँ, बिल्कुल ये पूरा एंड यूज था। अभी समझा सकते हो दोबारा एंड यूज मेथड, इसका क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, अपने सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बताओ डैश इज द मोस्ट डायरेक्ट मेथड, तो उसमें अपने को लिखना है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। इन डैश मेथड वी कंसिडर एंड यूजर्स डिमांड, एंड यूज मेथड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, चलो अच्छा चलो, देखो क्या बोला है ये, इस मेथड के अंदर जो बर्डन ऑफ फोरकास्टिंग होता है ना, वो किसके ऊपर होता है, सीधा कस्टमर पे अपन पुट कर देते हैं। मतलब प्रोड्यूसर ना खुद अपने दिमाग पे जोर डालने की मेहनत नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट कस्टमर के ऊपर ही डाल रहा है। आप चाहे वो ले लो फर्स्ट वाला मेथड, नहीं कंप्लीट एन्यूमरेशन का ही बात कर रहे हैं, सॉरी सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, ये तीनों इधर खत्म हो गए, ये तीनों इसी के टाइप्स थे। ठीक है,
अब ये अपन ओवरऑल सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन की बात कर रहे हैं। तो सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन में क्या होता है, जो फोरकास्टिंग का बर्डन है वो अपन किस पर डाल देते हैं, कस्टमर के ऊपर। देखो आप चाहे कंप्लीट एन्यूमरेशन ले लो, चाहे सैंपल सर्वे ले लो, चाहे एंड यूजर ले लो, तीनों में एट लास्ट फोरकास्टिंग तो कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। कस्टमर ही बता रहा है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। हम कोई मेहनत इतना बहुत ज्यादा जोर नहीं डाल रहे अपने दिमाग के ऊपर, ठीक है। और देखो फिर क्या बोला इसने, इट वुड नॉट बी वाइज टू डिपेंड होनली ऑन बायर्स एस्टिमेट। आप कंप्लीटली बायर की बात पर विश्वास नहीं कर सकते। आज मान लो कि भाई वो 7-8 स्टूडेंट्स ने सबने मेरे सामने तो एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है हम इंटर में भी यहीं आएंगे, उसमें से 5 बच्चे भाग गए तो कैसे, अपन कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते ना। 5 बच्चे चले गए मान लो, ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स को खुद को भी नहीं पता होता कि उनकी डिमांड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्लीटली तो कस्टमर को भी नहीं पता होता कि हाँ मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड थोड़ा सा, इस मेथड के क्या पड़ जाते हैं, ये डिसएडवांटेजेस हो जाता है। ये मेथड अपन हर जगह यूज नहीं कर सकते, आप कंप्लीटली बायर के प्लान पे रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है। पहला मेथड समझ आया, कोई भी डाउट पहले मेथड में? यस राहुल, आपको समझ आया सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन? लास्ट वाला कौन सा, लास्ट वाला एक बता, अच्छा एंड यूज मेथड। एंड यूज मेथड नहीं समझ आया आपको भी? अच्छा चलो देखो, एंड यूज मेथड क्या बोल रहा है अपने को कि यहाँ पर ना अपन किसकी डिमांड के बेसिस पर फोरकास्टिंग कर रहे हैं। आपने पता लगा लिया कि आपके प्रोडक्ट का एंड यूजर कौन है, ठीक है। मान के चलो आज आप ना क्या बेचते हो, आज आप ना धागा बेच रहे हो, ठीक है। चलो एक और अपन एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपका ना आज किसका काम है, थ्रेड का काम है, या थ्रेड छोड़ो बहुत ही ज्यादा प्रोसेस हो जाएगा, चलो थ्रेड ले लेते हैं, ठीक है। आपका थ्रेड का काम है, ठीक है। थ्रेड बना करके, मतलब वो पूरा थ्रेड बना करके आप कहाँ भेजते हो, क्लॉथ इंडस्ट्री में भेजते हो, जो लोग कपड़ा बनाते हैं। जो लोग क्या करते हैं, वो थ्रेड से कपड़ा बनाते हैं। और ये क्लॉथ इंडस्ट्री वाले कपड़ा किसको देते हैं, डिजाइनर्स को देते हैं, है ना, जो टेलर वगैरह होते हैं, जो लोग बा कपड़े सिलते हैं, टेलर, ठीक है, जिनका किसका काम होता है, सीविंग का काम होता है, जो लोग बा कपड़े सिल रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो इस डिजाइनर ने क्या बोला, अच्छा अपने प्रोडक्ट का एंड यूजर कौन है, ये डिजाइनर, इसके प्रोडक्ट का एंड पे डिमांड किसके पास आएगी, कस्टमर्स डायरेक्टली किसको अप्रोच करेंगे, डिजाइनर को, ठीक है। एंड यूजर कौन है, डिजाइनर है, फाइन। डिजाइनर के ज्यादा लेवल्स नहीं लिए, कम लेवल से समझने की कोशिश करते हैं ना। डिजाइनर के पास ना ऑर्डर आया कितने का, 50 सूट्स का, ठीक है। 50 सूट्स का ऑर्डर आया डिजाइनर के पास, तो इसने किसको बोला, इस कपड़े वाले को बोला कि भाई मेरे पास 50 सूट का ऑर्डर आया है, तो मुझे कितना कपड़ा चाहिए, मान करके चलो आप, मुझे चाहिए 100 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। बहुत कम है लेकिन अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि इसको कितना चाहिए, 100 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। 50 सूट्स के अकॉर्डिंग 100 मीटर कपड़ा चाहिए, फाइन। अब ये 100 मीटर कपड़े वाले ने किसको बोला, धागे वाले को बोला कि भाई देखो इस हिसाब से तुम धागे का काम करो कि कितना कपड़ा चाहिए, 100 मीटर कपड़ा उसके अंदर बन जाए, इस अकॉर्डिंग धागा। तो ये धागे वाला भी तो अपना रॉ मटेरियल लेकर के आता है ना, ये भी तो मान लो ये धागा किसका बनाता है, कॉटन का धागा बनाता है, तो ये सोच के चलेगा कि मुझे कितना 50 सूट देने हैं, तो मैं कितनी कॉटन लेकर के आऊं, ठीक है। इसको मान लो चाहिए कितनी, 50 kg कॉटन चाहिए 50 सूट बनाने के लिए,
तो ये सारी चीजें कंसिडर करेगा कि 50 केजी लेकर के आ रहा हूँ, मान लो कॉटन थोड़ी सी खराब हो गई या कुछ कॉटन ऐसी हुई जो धागा बन नहीं पाया, मशीन में धागा फंस गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो 60 की जगह कितना ले लेते हैं अपन, 70 केजी कॉटन ले लेते हैं। अभी ये जो 70 इसने आइडेंटिफाई करा, ये क्या है, फोरकास्ट ही तो है। फोरकास्ट इज नथिंग बट प्रेडिक्शन। आप फ्यूचर के बारे में जो प्रेडिक्ट करते हो ना, ये फ्यूचर ही तो है कि कितना लेके आऊं। बिल्कुल, कितना कॉटन लाएं, ये कितना लाएं इज व्हाट, फोरकास्ट। ठीक है, बट ये किस चीज की फोरकास्ट करता है, इनपुट्स की फोरकास्ट करता है। अब क्लियर है, राहुल मुकुल दोनों को एकदम क्लियर है अब ये चीज। चलो ये चीज आप लिख लो अब अपने मॉड्यूल के, अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन।